भूपेश आनंद हैं और आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं कंपनी के, एंड यू हैव अ प्रपोजल, यू हैव 3 क्रेडिट पॉलिसी प्रपोजल्स, आपके सामने 3 क्रेडिट प्रपोजल्स आ गए हैं, 3 क्रेडिट प्रपोजल्स आ गए हैं। पहला प्रपोजल ये है कि यू शुड गिव अ क्रेडिट ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन का उधार देते हैं, और आप अभी तक 30 दिन का उधार पहले से ही दे रहे हो। अब नाउ यू वांट टू इंक्रीज टू 45 डेज, so you want to find out that what is the impact if I increase the credit period from 30 to 45 days. And the next proposal is you can also extend to 60 days. It means now in the given example, in the given case study, I have given you that there are 3 credit policies. One is 30 days, second is 45 days, and third is 60 days. Now you have to find out, आपको ये निकालना है कि अगर आप उधार बढ़ा दें, अगर आप रिसीवेबल्स को बढ़ा दें, क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर दें, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, you have to manage the funds, you have to monitor those receivables, you have to find out the optimum credit policy. So when I say that if I increase or decrease credit policy, what impact it will have, उसका असर क्या होगा। IM में कुछ सिलेबस थोड़ा सा चेंज करता है तो आप पे क्या असर आता है, you know. The point is you have to find out that what will be the impact on the change in credit policies, which factors will change. उसके लिए बेटे मैंने एक छोटी सी बात बतानी है। In part 1 also we have seen, अभी भी बता रहा हूँ कि हम जब भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम पहले लिखते हैं सेल्स, ठीक है जी। हम वर्टिकल फॉर्म में अगर प्रिपेयर करें तो बेटे कुछ इस तरह से बनाएंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अभी मैंने फॉर्मेट बनाया, पहले यहाँ देख लीजिए, सेल्स बनाएंगे। अच्छा, सेल्स यहाँ पर मान लेते हैं इतनी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी और यहाँ पर और भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ऐसा क्यों मैंने किया कि यहाँ पे छोटा बॉल बनाई, यहाँ बड़ी बॉल बनाई और यहाँ सबसे बड़ी बॉल बनाई? बिकॉज इफ यू ग्रांट अ क्रेडिट ऑफ 30 days, it is but natural that you will be having this much amount of sales. But if I compare it with 45 days, then sales will increase from this to this. And if I go for 60 days, then sales will increase to this. ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा जी, सेल्स को अगर मैं डबल अंडरलाइन कर दूं, वैसे ही मेरा मन किया, चलिए कोई बात नहीं, वर्टिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट एज पर IFRS, ओके, एज पर US गैप्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को बनाने लगा। इनकम स्टेटमेंट में मैंने कहा अभी बाकी एक्सपेंसेस क्या क्या है। सपोज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एक एक्सपेंस है। बेटे जब ज़्यादा यूनिट्स सेल होंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्रीज होंगे। तो आप समझ लीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। इसके बाद आप ये बताइए, आई हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आई हैव टू इनकर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट बताने जा रहा हूँ, ग्लेम में एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वाइले के प्रैक्टिस टेस्ट में भी है, और हॉक के आंसर्स में भी है, प्रैक्टिस आंसर्स में भी है, स्टडी टेक्स्ट में भी है। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। आपकी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और जब ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ज़्यादा होगी तो बेटे आपके फंड्स जब ब्लॉक होंगे तो वो पैसे जो आप you could have used in some alternative purpose, you could have used in some other way area, you could have at least deposit in the bank, you know, you could have earned some rate of interest on that those marketable securities जो आप alternative best use कर सकते थे, अब वो नहीं कर रहे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आप नेक्स्ट बेस्ट कर सकते थे बट यू आर नॉट डूइंग। बेटे आपके फंड्स ब्लॉक होंगे क्योंकि 30 डेज में आपको जो क्रेडिट मिल रहा था, 30 डेज का क्रेडिट विच यू हैव गिवन, यू आर गेटिंग मनी आफ्टर 30 डेज, बट इफ यू आर ग्रांटिंग क्रेडिट फॉर 45 डेज, यू विल बी गेटिंग द मनी आफ्टर 45 डेज. It means your funds will be blocked for 45 days. It means you are losing interest on that. As a management accountant, as a CMA USA of that company, you have to see this opportunity cost. अच्छा बेटा, एक चीज बताइए, आपके बैड डेट्स भी कुछ क्रेडिट लॉसेस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं क्रेडिट लॉस। बेटे अमेरिका में ना बैड डेट को क्रेडिट लॉस बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, हम बैड डेट्स भी लिखेंगे सो दैट आपको समझ आ जाएगा। हम बैड डेट्स भी लिखेंगे। बेटे बैड डेट्स इस केस में जब ज़्यादा उधार देंगे तो ज़्यादा बैड डेट्स होंगे। अगर आप ये सब लेस कर दें, इसका मतलब सेल्स में से ये भी लेस कर दिया, ये भी लेस कर दिया, ये भी लेस कर दिया, तो दिस विल नॉट बी नेम्ड एज प्रॉफिट बिकॉज आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल एक्सपेंसेस. I have included that expenses which are related, which are relevant with credit policies. So this is not named as profit, rather I will say this is named as benefit. So I will be calculating benefit here, I will be seeing benefit here. मैं यहाँ पर भी benefit देखूंगा, इसी तरह से मैं यहाँ का बेनिफिट कैलकुलेट कर लूँगा, इसमें से सेल्स में से सारी कॉस्ट लेस कर दूंगा. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट बेनिफिट हेयर ऑल्सो, और मेरे पास तीनों का बेनिफिट आ जाएगा. बेटे जब तीनों के बेनिफिट्स आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा है. हॉक में तो ये क्वेश्चन पूरा आया हुआ बेटे, अभी हम करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको. ग्लैम के स्टडी टेक्स्ट में. सो आई विल फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 110 आ गया, और यहाँ पर आ गया 105. एज्यूम कर रहे हैं डॉलर्स मिलियंस. ठीक है जी. तो आप बताइए यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो 10 बेनिफिट है, 5 बेनिफिट है. इट मीन्स दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आई एम हैविंग द हाइएस्ट इंक्रीमेंटल बेनिफिट, बिकॉज आई हैव कंपेयर्ड 100 विद दिस एंड 100 विद दिस. इसके ऊपर देखें तो बेटे 45 डेज इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. कुछ ये करने वाले हैं हम आपसे. कई बार क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में मैंने देखा कि आपसे पूरा ना पूछ के वो आपसे कहेंगे कि भाई बताइए ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी इंक्रीमेंटल हो जाएगी. वो देख लेंगे, वो देखेंगे बेटा, उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दें आप. मैं बिल्कुल सारा कुछ बताऊंगा. आप एक बार रजिस्टर ओपन कर लें, रजिस्टर ओपन करें बेटे. सभी बच्चे, सभी के सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर ओपन कर लेंगे, और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस समय आप उसको आराम से नोट करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस सम डिफरेंट पॉइंट्स, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ. आइए जी, हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल कर लिया था, वर्किंग कैपिटल देख लिया था, एंड वी हैव डिस्कस दैट डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल्स डिपेंडेंट अपॉन क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट सेल्स. Now, what are the objectives? Why we want to give the credit? What are the reasons for that? We have prepared a flow chart for that. वो हम नहीं कर रहे. फिर मैंने आपको बताया था what I mean by debtors, what I mean by account receivables, and then we have seen that credit policy management. What is the meaning of receivables management? Account receivables management क्या होती है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. बेटे थ्योरी तो लास्ट लेक्चर में की थी, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे. ग्लैम के क्वेश्चंस भी देखेंगे दैट हाउ वी कैन मैनेज दिस, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड दिस. देन वी हैव सीन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, and how profitability curve is increasing and how liquidity curve is decreasing or increasing in nature. और दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटे सब बताया था मैंने आपको, सब बता दिया. आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं, आप एक बार पहले उसको देख लें. फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो जल्दी समझ आएंगे. तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें. आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट दैट क्रेडिट पॉलिसी, or what is my best optimum credit policy which will maximize my profitability and which will maximize my liquidity. दोनों में मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए. तो पहला स्टेप है, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स. बेटे हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे इन सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है, आपके लिए जूस नोट्स अलग से प्रिपेयर किए. अभी जूस नोट्स भी दिखाऊंगा. ये देखिए, ये जूस नोट्स अलग से प्रिपेयर किए, बड़ी मेहनत की बेटा. आपको पता है, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितनी मेहनत की होगी. जूस नोट्स अलग से प्रिपेयर किए, पीपीटीज अलग से बनाई, हैंड रिटन स्लाइड्स अलग से बनाई, उसके बाद गूगल बाबा से अलग से रिलेट कराता हूँ, और फिर उसके बाद ड्रामे अलग करता हूँ. बेटा ये देखो कंसेप्ट नंबर मैंने लिखा 5 अकाउंट्स रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अब इसमें से भी आएंगे. पीपीटीज अलग बनाई, उसके बाद हॉक से अलग से कराऊंगा आज आपको. अभी क्वेश्चंस ग्लैम से कराऊंगा,
बेटे डायरेक्टली हॉक और ग्लेम के मटेरियल को मैंने रख दिया आपके सामने। चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए सब कुछ कवर किया है, आपको थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड वी वांट टू फाइंड आउट। फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। हम 3 बातों को फॉलो करेंगे, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, 3 प्रोसेसेस देखेंगे, 3 स्टेप्स देखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। बड़ा ही ईजी है। पहला स्टेप है, जैसे मैंने अभी बताया था, सपोजिंग यू हैव 3 पॉलिसीज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। तो आप पहला तो एक स्टेप लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग हाउ मेनी पॉलिसीज यू हैव, और स्टेटमेंट शोइंग हाउ मेनी प्रपोजल्स यू हैव। तो बेटे मैंने लिखा स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। सपोज चलिए वो ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स में मैं लिख रहा हूँ 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज और 60 डेज। वो आप पहला स्टेटमेंट बनाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। जैसे 30 डेज का मैंने अभी आपके सामने प्रपोजल वो बनाया ना, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, बैड डेट्स, और फिर प्रॉफिट निकाला, बेनिफिट निकाला। Similarly, I did for 45 days and then I did for 60 days and then I have calculated benefits. So same thing, step number 2, you have to prepare the profitability statement, and on the basis of that you will find out like this. For example, this is my profitability statement. बेटे मेहनत की है आप, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पूरे YouTube को छान मारिए और आप चेक करिए कि क्या इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, PPTs, जूस नोट्स, हॉक, ग्लेम, CBQs, कंसेप्ट्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बेटे ज़्यादा होता है ना तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कमी है तो आप क्या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे? आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा मटेरियल है। बेटे ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं तो ज़्यादा तो होगा, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। भाई ज़्यादा को कम तो कर सकते हैं, कम को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं ये बताइए आप मेरे को। कहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? आप हमारे यूट्यूब के कमेंट्स को चेक करिए। ठीक है जी। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड, आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, सेल्स लिखनी है। अच्छा सेल्स मैंने बताया, क्रेडिट पीरियड जितना ज़्यादा होगा सेल्स होगी। वेरिएबल कॉस्ट आप चेक करिए, मैंने लिखा वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैंने लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले जो राउंड लगा रहा हूँ उसी को देखिए, बाकी छोड़ देते हैं, ये बाद में देखेंगे। बैड डेट्स, एडमिन कॉस्ट, अभी फैक्टरिंग कॉस्ट छोड़ देते हैं, क्रेडिट रेटिंग कॉस्ट छोड़ देते हैं, वो भी समझाया ही नहीं मैंने आपको। ठीक है जी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेनिफिट निकाल लेंगे, बेनिफिट कैलकुलेट कर लेंगे, बेनिफिट निकाल लेंगे, देन वी विल कैलकुलेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट, और जहाँ पर सबसे बेस्ट आएगा बेटे वी विल गो फॉर दैट, हम उसी को फॉलो करेंगे, रिकमेंडेशन दे देंगे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट of an entity, it is advisable to go for this कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं अभी आपको इस तरह से कराऊंगा कि आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, तो पहले एक बार इम्पैक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं कि अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए कुछ बातों को लिखना इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा कहता सर कहाँ से शुरू किया था? देखो बेटा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, भूल गए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, घड़े दिखाए थे। ठीक है जी, घड़े दिखाए थे। फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको कहा था दैट आई हैव टू डू द प्रोसेस और द स्टेप्स फॉर एस्टिमेटिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। अभी 3 स्टेप्स किए, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव क्रेडिट पॉलिसीज, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए, स्टेप नंबर 3 रिकमेंडेशन दीजिए। नो डाउट आप जब एक बार ये करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपसे हॉक, ग्लेम और वाइले होना स्टार्ट हो जाएगा बेटे, मेरी बात मानो। सेकंड पॉइंट इज जो आज हमें करना है, बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, वाइल कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, देयर आर सम पॉइंट्स, कुछ बातें हैं जो 250 ग्राम के दिमाग में रखनी पड़ेंगी। So points to be kept in mind while calculating that or while preparing that profitability statement, because in that profitability statement एक सबसे important element है जिसका नाम है opportunity interest cost। बेटे उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कैसे क्या मतलब है बेटा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट का? कि जो पैसे आपके ब्लॉक हो गए, अमाउंट
of funds blocked in accounts receivable, जो पैसे हमारे अकाउंट रिसीवेबल में ब्लॉक हो गए, अगर वो पैसे पहले मिल जाते तो हम कहीं डिपॉजिट कर देते, अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक में डिपॉजिट कर देते और बैंक से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता, लेट इट बी 12%, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट परसेंटेज। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन अकाउंट रिसीवेबल, मैंने अकाउंट रिसीवेबल में कितने फंड्स को ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि उधार दे दिया। उधार क्यों दिया वो हमने देखा, आप उसमें डीप नहीं जा रहे। इनटू इंटरेस्ट रेट, तो बेटे आप ये बताइए यहां पर जो अमाउंट आएगा दिस विल बी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अब एक बात का ध्यान रखना है, दिस इंटरेस्ट रेट इज पर एनम एंड अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन अकाउंट रिसीवेबल्स इज ऑलरेडी पर एनम। तो बच्चे यहां घबरा जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मैंने कहा इंटरेस्ट रेट में अगर कोई पीरियड गिवन नहीं है तो वी ऑलवेज से दैट दिस इज पर एनम, दिस इज फॉर 12 months. So we will multiply with the blockage of funds, those funds which are being blocked in accounts receivable. जैसे याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर 12 लाख या 12 लाख डॉलर्स की सेल है एनुअल और आप एक महीने का क्रेडिट देते हैं तो आपके ब्लॉकेज ऑफ फंड्स 1 लाख डॉलर्स है, जो हर समय आपके 1 लाख डॉलर्स ब्लॉक रहेंगे, जबकि आप क्रेडिट 1 मंथ का दे रहे हैं। मैंने फिर लॉजिक बताया था और आपको गंगा रिवर का एग्जांपल दिया था कि 1 लाख जो जनवरी के थे वो फरवरी में मिलेंगे, लेकिन फरवरी में नए कस्टमर आ जाएंगे, फरवरी के पैसे मार्च में मिलेंगे, लेकिन मार्च में नए आ जाएंगे, मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के मई में। इट मीन्स अगर आप किसी भी दिन जाकर अपना रिसीवेबल्स लेजर चेक करो, अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर, डेटर्स लेजर, इफ यू चेक एनी डे you will find out that you have a outstanding balance of $1 lakh every month, you know. So the point is, no doubt पुराने आ रहे हैं, नए बन गए, पुराने आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने चले गए, नए आ रहे हैं, पुराने चले गए, नए आ रहे हैं, पुराने चले गए। It means always you will have a balance of 1 lakh which will be blocked. जैसे मैंने गंगा रिवर का एग्जांपल दिया था, नया पानी जा रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ गया, पुराना जा रहा है, नया आ गया, हमेशा वहां पानी देखेंगे लेकिन वो पानी पहले वाला नहीं है। It means your funds will always be blocked in account receivable and that will be always for पर एनम। बेटे हम पूरी दुनिया में जो कैलकुलेशंस करते हैं एज पर अकाउंटिंग पीरियड पर एनम 12 महीने के बेसिस में करते हैं। तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन अकाउंट रिसीवेबल इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, इंटरेस्ट इज पर एनम, अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक जो हम निकालेंगे वो भी पर एनम ही आएगा। इट मीन्स आई विल बी कैलकुलेटिंग द डॉलर इम्पैक्ट ऑन opportunity interest cost in case I increase my credit policy or if I alter my credit policy, तो because हमें impacts देखने हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज में पहले आ जाइए, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे थर्ड पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टिमेटिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। पहले इसको देख लें, थोड़ा सा लिखना था ना आपको, आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। लो जी आइए, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग क्रेडिट पॉलिसी। वेरिएबल कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी नो दैट द कॉस्ट कैन बी ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर वी कैन से दैट दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। Now when I say fixed cost, it means that type of cost which do not vary. बेटे हम यहाँ फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं आने वाला। आप क्रेडिट 30 डेज का दें, आप क्रेडिट 45 डेज का दें, आप क्रेडिट 60 डेज का दें, क्या फैक्ट्री का रेंट चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना। इट मीन्स क्या एम्प्लॉयज की सैलरी में चेंज आएगा? नहीं। तो मैंने कहा that cost which will not change irrespective of the credit period, that is named as fixed cost. But the cost which varies with production, which varies with credit policy, for example, if you give a liberal credit policy 30 to 45 days, your production will increase, your sales will increase and your raw material variable cost will increase.
तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो भूलचो नहीं, वी विल बी कंसिडरिंग वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मैंने अभी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, चालाकी से मैंने जान के वेरिएबल कॉस्ट लिखा। मैंने कहा अभी वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको मालूम है, फिर भी बता दिया, प्यार है इसलिए क्या करूँ। पहली बात मैंने वेरिएबल कॉस्ट बताई, अभी नहीं पता क्या करना है, खाली लिख लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद प्रोडक्शन। फिर मैंने कहा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। फिर मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट? बेटा किसी भी रेशो को निकालना हो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। न्यूमरेटर में हम वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम सेल्स लिखते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ जी 80% आ गई वेरिएबल कॉस्ट। क्या मीनिंग है बेटा? आप ये बताइए जी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% का आपको क्या लगता है मीनिंग? बेटा बहुत बार बताया हुआ है कि अगर 100 रुपये की सेल है तो 80 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब 20 रुपये की क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। 20 रुपये की क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दो बातें लिखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको अब बतानी है, दैट हाउ वी विल कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बेटे ग्लैम वाले हॉक भरा पड़ा है, आने वाले 5 मिनट बड़े प्रीशियस हैं अगर आपने ध्यान से नहीं देखा। How we will calculate opportunity interest cost, that is in relation to blockage of funds in debtors or in accounts receivable. Before calculating opportunity cost, we must be aware of debtors turnover ratio. वो आपको पता ही है, वैसे debtors turnover ratio मैंने अभी बतानी भी है। Credit sales upon average debtors, और this is annualized. This is annualized. Suppose debtors turnover ratio 6 times. अभी हम एक्सप्लेन करूंगा पहले नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में. It implies that for its granting a 2 months higher, this just I have given the logic that whether higher account average account receivable ratio is better or lower account receivable ratio, turnover ratio is better. मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, the higher the turnover, higher the performance ratio, better it is. ठीक है जी, ये बात आपको पता है, छोड़ दीजिए अभी। पहले आप जो मेन पॉइंट है ना जी, वहाँ पर आ जाइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए यहाँ पर अगर ऐसा नहीं बताया तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले ये लिख लीजिए। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला बताएंगे, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ आ गई, उसके वेरिएबल समझ आ गए। तो इफ आई इंक्रीज क्रेडिट पीरियड देन देयर विल बी अ इम्पैक्ट इन विच वेरिएबल। पहला इम्पैक्ट आएगा डॉलर इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल। वेरी सिंपल भाई, 30 डेज का 45 डेज करें, 45 से 60 करें, सो द accounts receivable has a direct relationship with credit period. We have discussed in the last class. भाई उधार ज़्यादा दोगे तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल्स का बैलेंस भी बढ़ेगा। तो पहला इम्पैक्ट आएगा कि आपके रिसीवेबल्स का बैलेंस डॉलर अमाउंट बढ़ जाएगा इफ यू सी द एब्सोल्यूट फिगर। ठीक है जी, लिखो पहला इम्पैक्ट, पेपर में आया हुआ जी। इम्पैक्ट नंबर 2, if you are granting more credit then credit losses will be there which is named as default risk, और इंडिया में बोलते हैं उसको bad debts। बेटा 30 से 45 डेज जाएंगे तो लोगों की नीयत ज्यादा खराब होगी 45 डेज में एज कंपेयर टू 30 डेज, एंड एज कंपेयर टू 60 डेज और ज्यादा खराब होगी एज कंपेयर टू 45 डेज। सो सेकंड इम्पैक्ट विल बी, देयर विल बी अ इफेक्ट और देयर विल बी अ इम्पैक्ट डॉलर अमाउंट इम्पैक्ट ऑन डिफॉल्ट रिस्क। तो इम्पैक्ट 2 लिख लीजिए, डॉलर इम्पैक्ट ऑन अमाउंट डिफॉल्ट रिस्क। इम्पैक्ट 3, मैं आज का ये जो लेक्चर है ना जी, अगर डिवोट करना चाहूँ, उसका नाम देना चाहूँ तो इस वजह से ले रहा हूँ जो मैं अब इम्पैक्ट नंबर 3 बताना चाहता हूँ, डॉलर इम्पैक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बाकी सब बेकार है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा वो ध्यान रखना है, उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट इम्पैक्ट विल बी डॉलर इम्पैक्ट ऑन नेट बेनिफिट। वी हैव सीन दैट हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग नेट बेनिफिट, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो मैं
भूपेश आनंद, आपको सीधा लेके जा रहा हूँ ग्लैम की तरफ। पहले हम ग्लैम में जाएंगे और ग्लैम का मटेरियल मैंने ओपन भी कर लिया। ये देखिए, ये देखिए, ग्लैम बड़ी अच्छी किताब है और मैंने जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं बेटे, इन सभी का मिक्सचर प्रिपेयर किया है सो दैट कि यू कैन गेट एन आइडिया। तो मैं आ गया जी यहाँ पर आपके सामने, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अ फर्म इज इवेल्युएटिंग, मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल 7.8 ग्लैम। अ फर्म इज इवेल्युएटिंग अ प्रपोजल। एक कंपनी है अपोलो टायर्स, एक कंपनी है लेमैन ब्रदर्स, एक कंपनी है जनरल मोटर्स, इज evaluating a proposal to relax its credit standards. And we know that credit standard means we can have a tight credit standard, we can have a liberal credit standard. Okay, under the new plan, वो कहता है जी नए प्लान में credit sales are expected to increase by 6 lakhs. It means जितनी भी credit sales पहले होती थी उसमें बढ़ावा आ जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा और 6 लाख डॉलर से बढ़ जाएंगी। इसका मतलब अगर पहले 10 लाख सेल्स होती थी तो अब 16 लाख हो जाएगी, पहले 5 लाख सेल्स होती थी तो अब 11 लाख हो जाएगी। इट मीन्स देयर विल बी अ इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स। बेटे टू नहीं लिखा, बाय लिखा है, इस बात का ध्यान रखना है। दिस इज बाय, उतने से बढ़ जाएगी, उतनी नहीं बढ़ जाएगी, उतनी नहीं हो जाएगी, उतने से बढ़ जाएगी। ठीक है जी। द न्यू कस्टमर्स अटैच्ड बाय दिस प्लान आर, बाय दिस प्लान आर, जो नए कस्टमर्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू हैव 40 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो कहता है जी जो नए कस्टमर्स हैं ना वो 40 दिन में पैसे देंगे आपको। सेल्स बढ़ जाएगी 6 लाख से, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है जी, 6 लाख से सेल्स बढ़ जाएगी, 6 लाख तो सेल्स बढ़ जाएगी और 40 दिन का उधार देंगे, 40 दिन के बाद आपको पैसे मिलेंगे। एंड देर आर 360 डेज इन अ ईयर एंड इफ नथिंग इज गिवन वी ऑलवेज टेक 360 डेज इन अ ईयर। हम 365 नहीं लेने वाले। एक बच्चा कहता है 366 लीप ईयर ले लें, मैं थप्पड़ मारूंगा। मैंने कहा ना तो 365 लेना है ना 366 लेना है, आपको जो लेना है खाली क्या लेना है 360। जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए दोस्तों, मैं भी नहीं लेके आ रहा हूँ कैलकुलेटर, लाया नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ। ये देख लीजिए मैं कैलकुलेटर ले आया। ये बेटे कैलकुलेटर भी ले आया, आप भी ले आइए। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट आर 80% ऑफ सेल्स। अच्छा अभी अभी हमने देखा था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड हाउ दिस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। When I say variable cost ratio, when I say 80%, it means variable cost upon sales into 100, that is 80%। ठीक है जी। तो आपको ये क्या बताना है, ठीक है, ये तो कुछ उसने वैसे समझा दिया। सो इफ वी इंक्रीज क्रेडिट पीरियड, यू नो माई रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज, तो रिसीवेबल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो 6 लाख को ये हो गए जी। वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000 आ गया। अच्छा इंक्रीज अमाउंट, अब आप चेक करिए। Now the point is, you know, you will not calculate the balance increase amount receivable from sales, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी है, सेल्स में फिक्स कॉस्ट भी है, सेल्स में और भी बड़े सारे एक्सपेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं। बेटे क्रेडिट पीरियड या अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए हमने देखना है कि हमारे एडिशनल फंड्स कितने और ब्लॉक हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी जेब से एडिशनल कितने पैसे जा रहे हैं, हमारे वेरिएबल कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है। वी विल ओनली कंसिडर द चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटे 6 लाख रुपए का 80% निकालेंगे तो 4,80,000 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा 4,80,000 की बढ़ जाएगी एक साल में 360 दिन में, तो 40 दिन में कितनी होगी। तो बेटे हम कर लेते हैं 4,80,000 into 40 upon 360, that comes to 53,333
dollars. It means my investment in receivables will be $53,333. It means जो भी receivables पहले होंगे, मान लेते हैं पहले $1,00,000 के receivables थे, तो अब उसमें impact आ जाएगा, change आ जाएगा. My now dollar amount of accounts receivable will be $1,53,333. अगर वो खाली impact पूछे तो आप कह दें $53,333. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर आ रहे हैं सर, सपोज वो कहता है जी अगर 12% का इंटरेस्ट रहा, तो आप समझ आ रही है, अमाउंट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आपने निकाला 53,333, उसका अगर आप 12% कैलकुलेट कर दें, क्योंकि वो भी पर एनम है और इंटरेस्ट भी पर एनम होता है, मैंने अभी भी बताया था आपको, तो दैट कम्स टू $6,400. इट मीन्स my opportunity interest cost because of liberalizing the policy, because of loose policy, because of granting more credit, because of that my $6,400 will be the additional opportunity interest cost. ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया. तो 6 लाख रुपए आपने निकाल लिया सेल्स, 4,80,000 आपने निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट, और 6,400 आपने अभी भी निकाला अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट. तो आई थिंक अगर आप 6 लाख में से, मान लेते हैं यही फिगर्स हैं, तो 6 लाख में से 4,80,000 लेस कर दें और 6,400 भी लेस कर दें, तो बेटे आपके पास बेनिफिट जो आएगा 1,13,600 का आएगा. वही है, मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है. अभी तो मैं अपने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा बेटे, लगेगा कि हाँ ये कंसेप्ट होते हैं, ये अमेरिका लो, ये उसकी धज्जियाँ उड़ाओ, ये लंदन की धज्जियाँ. बेटे आप बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, इंडियंस आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग. तो आइए हम उसी जज्बे के साथ पढ़ेंगे. मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 99 में. अ कंपनी प्लान्स टू टाइटन, वो कहता है जी एक कंपनी अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करना चाहती है. टाइटन मतलब अपनी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को ही टाइट कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं देंगे, हमें जरा सा भी किसी में डाउट हुआ ना कि ये बैड डेट्स हो सकते हैं या क्रेडिट लॉस हो सकता है या डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, हम नहीं देंगे. बिकॉज अगर हमने दे दिया ना तो हमारे पैसे डूब जाएंगे. तो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं. जैसे मान लो पहले 30 डेज का देते थे, अब 20 दिन का दे देंगे, अब 10 दिन का दे देंगे, मतलब पहले से क्रेडिट कम देंगे. ठीक है जी. द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी है, will decrease the average number of days from 75 to 50 days. इसका मतलब पहले 75 दिन का उधार देते थे, अब हम 50 दिन का उधार देना चाहते हैं. ठीक है जी. and reduce the ratio of credit sales to total revenue from 70 to 60%. बेटे बट नेचुरल है कि जब हम अपना क्रेडिट पीरियड कम देंगे तो कुछ कस्टमर्स तो आएंगे नहीं, बिकॉज क्रेडिट पीरियड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स, तो हमारी सेल कुछ कम होगी. ठीक है जी. तो पहले कितनी होती थी, पहले कितनी होती थी 70%, अब कितनी होगी 60%. पहले क्रेडिट सेल्स होती थी 70%, इसका मतलब हम 100 रुपीज़ की सेल करते थे, 30 रुपीज़ की कैश सेल होती थी, 70 रुपीज़ की या $70 की क्रेडिट सेल्स होती थी. लेकिन अब क्या होगा, 100 में से हमारी क्रेडिट सेल्स कुछ कम हो जाएगी. द कंपनी एस्टिमेट दैट प्रोजेक्टेड सेल्स विल बी 5% लेस. ठीक है जी, इफ द प्रपोज न्यू क्रेडिट पॉलिसी इज ऑक्यूमेंटेड. बहुत ही बढ़िया. वो कहता है जी 5% से कमी आ जाएगी हमारी सेल्स में. पहले होती थी 100, तो अब होगी 95. ठीक है. इफ द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द कमिंग ईयर are 50 million, if the projected sales for the coming year are 50 million, calculate the dollar impact of account receivable on the proposed policy. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले. सभी स्टूडेंट्स आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे. मैंने कहा किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करने वाले हैं. कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना, मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. मैं आ गया जी आराम से आपकी बात को समझने के लिए. मैं कहता हूं कि 50 लाख की सेल है एनुअल, बट अब 5% ना कम होगी. ठीक है जी. तो आइए इसको हम थोड़ा सा
लिख के करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा बेटा। वैसे तो मैं वहाँ भी करा सकता था, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू मोर। तो यहाँ पर आ गया जी एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। आप लिखेंगे मेरे साथ से। हॉक का क्वेश्चन कर रहे हैं 99 और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग यहाँ पर लिखा जी मैंने क्रेडिट पीरियड। मेरे पास हार्ड कॉपी भी है तो मैं हार्ड कॉपी से देख रहा हूँ, आपके पास है तो आप देख लीजिए, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी तो मैंने दिखाई दिया अभी क्वेश्चन आपको। ठीक है जी। 75 डेज और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी 50 डेज। 75 डेज पहले देते थे, अब हम 50 डेज का क्रेडिट देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोजेक्टेड सेल्स आर 5% लेस। ठीक है, तो सेल्स लिख रहे हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्टेड सेल्स सोचिए है 50 मिलियन, एवरीथिंग इज इन डॉलर्स मिलियन। ओके, बट इफ आई restrict my credit, then there will be a reduction in my sales, and that too it will be reduced by 5%, and my new sales will be 47.5। लो जी, 47.5 डॉलर मिलियन। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। अमेरिका के क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल लॉजिकली समझ आएगा। अच्छा, इसमें से हम आ गए credit sales, because we want to calculate the how much is the impact in the dollars, in the dollar impact in the account receivable, and account receivables are only related with credit sales। आपको पता है उधार दिया तभी तो उधार आपके receivables होंगे, तो credit sales कितनी है और cash sales कितनी है ये भी निकाल लेते हैं बेटे। आओ, credit sales कितनी है बेटे, दिया हुआ था ना credit sales। क्रेडिट सेल्स 70% है बेटे, तो यहाँ पर 70% है, तो आप बताइए जी 70% अगर हम इसका निकालें तो 35 आएगा, और यहाँ पे 60% है तो 60% निकाल लेते हैं जी, ये आ गया जो 28.5। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कैश सेल्स निकाल के दिखा रहा हूँ। 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15, और 47.5 माइनस 28.5 इज इक्वल टू 19। लो जी, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी सर कैश सेल्स की, फिर भी स्टिल मैंने कर दिया, बिकॉज आई वॉन्ट ओनली क्रेडिट सेल्स, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट सेल्स आई कैन कैलकुलेट अकाउंट रिसीवेबल। तो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बैलेंस change impact in account receivable. So if I can calculate the receivables, if I give a say credit of 75 days, तो बेटे यहाँ पर हम आ गए, यहाँ आ गए 35 इंटू 35 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो 35 इंटू ये जो 35 सेल है ये कितने दिनों में हुई है, 360 दिनों में। $35 मिलियन, $35 मिलियन। ठीक है जी, $35 मिलियन। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, $35 मिलियन 360 डेज में हुई है, 360 डेज में हुई है $35 मिलियन। तो 75 डेज में कितनी होगी, 75 डेज में कितनी होगी, आई कैन कैलकुलेट इट और आई कैन डायरेक्टली डू इट, वो तो जस्ट मैंने वैसे ही बता दिया आपको। 75 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 360, दैट कम्स टू 7.29। ये देख लीजिए जी, डॉलर्स में आ गया 7,29,166 ऐसा। अब आप यहाँ निकाल लीजिए, आराम से देख लीजिए, पहले यहाँ तक समझ आ गए तो हम आगे चलेंगे। यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल से रिलेट करता है, तो 28.5 360 दिन की क्रेडिट सेल्स है। ठीक है जी, तो 50 दिन में कितनी होगी, आराम से कर सकते हैं, 50/360 इंटू 28.5। आइए जी करते हैं,
कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप। इस क्लास को ऐसा मत मानिए कि फ्री की क्लास है भाई साहब, इतना मैं बता दूं, हम 25-25 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। अब क्या बोलो यार, आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो आप ऐसे बिहेव करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। ये आ गया जी 3,95,833। ये देख लीजिए, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, जबकि आंसर भी मेरे सामने फिर भी कर रहा हूँ। अब इसका आप डॉलर इम्पैक्ट निकाल लीजिए। डॉलर चेंज 729,166, दैट कम्स टू 395,833। ये आ गया जी आपके सामने 3,33,334। तो ये वाली ऑप्शन है। So there will be a decrease, this is the option. There will be a decrease of $3,33,334. मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है। आपने पढ़ाई एक्चुअली में बहुत दिनों से छोड़ दी है। ये तो बड़े मजाक के क्वेश्चंस हैं। अभी हम और CBQs करने वाले हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो घबराना किस बात का यार, मैं हूं ना आपके साथ।